हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। उम्मीद करता हूं जितना प्यार आपने इकोनॉमिक्स की वीडियोस को दिया, उतना ही प्यार मुझे बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो में भी मिलेगा। कोशिश करेंगे कि आपका ये जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जाए चैप्टर। कहीं ना कहीं आपके सेशनल सर पे हैं, आपके टर्म एग्ज़ाम सर पे हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यूनिट 1। यूनिट 1 में सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि भैया आपके इस बिजनेस कंसेप्ट ने जन्म कहाँ से लिया और क्या आपके बेसिक कंसेप्ट हैं बिजनेस के। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट समरी समझा देता हूँ चैप्टर की, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, भाई ह्यूमन एक्टिविटी देखो, नाम से ही पता लग रही है कि कहीं ना कहीं एक बंदे को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, हमने इसे दो हिस्सों में बांट रखा है। एक है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक बोले तो पैसा कमाने के लिए, ई से इकोनॉमिक, ई से अर्न मनी। ओके, तो जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब हम पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है आपके पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो कहीं ना कहीं आपके पास वो काम जो आप पैसा कमाने के लिए नहीं करते। और अगर पैसा कमाने के लिए नहीं करते तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ से चाहते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है मेंटल सेटिस्फेक्शन। जैसे आप लोगों की भलाई करते हैं, उसके बाद सपोज़ आप लोगों के लिए वेलफेयर करते हैं, दान धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है? ये है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हमने कहीं ना कहीं फर्दर क्लासीफाई कर रखा है। भाई पैसा कमाना है आप लोगों को, अगर आपको पैसा कमाना है कहीं ना कहीं, तो आप किस तरीके से काम करोगे वो देखो। तो अर्न मनी की बात करें तो आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हो? तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक है आपके पास, आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। बिजनेस का मतलब आप खुद मालिक हो, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी फर्म आप खोल सकते हो। दूसरा है आपके पास पैसा कमाने का तरीका प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब जैसे आप सीए, डॉक्टर, लॉयर बन सकते हो, जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल डिग्री लोगे और उसके बाद आप जाकर कहीं प्रैक्टिस करोगे। और तीसरा आपके पास जो आ जाता है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जहाँ पर आप कहीं पर नौकरी करोगे, नौकरी करने के साथ साथ आप पैसा कमाओगे। क्लियर है? तो 3 तरीक़ों से हम काम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो पहले हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इस डायग्राम को आगे इलेबरेट कर दूंगा। अगर आपको ये डायग्राम, ये चार्ट समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से, फिर ह्यूमन एक्टिविटी 2 भाग में बढ़ जाएगी और फिर वो आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, बिजनेस का इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको इस चैप्टर में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बिजनेस एक्टिविटी कितने कितने तरीके की हो सकती है। फिर हिस्ट्री भी बताएगा कि ये भाई बिजनेस पैदा हुआ तो हुआ कहाँ से, और इसके बाद बिजनेस को रिस्क या खतरे कैसे हैं वो भी आपको बताएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं बिज़नेस। तो बिज़नेस एक इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देखो, कहीं ना कहीं मैंने कहा कि अगर मुझे बिज़ी रहना है तो मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ता है। अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई? कोई सामान बना सकता हूँ, कोई सामान खरीद कर आगे बेच सकता हूँ, मैं लॉ यानी प्रोफेशनल डिग्री ले सकता हूँ। तो बेसिकली ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो प्रोफेशन के हैं, ये पहले दोनों एग्जाम्पल बिज़नेस के हैं। मैं कहीं पर नौकरी कर सकता हूँ, सरकारी दफ्तरों में काम कर सकता हूँ। तो ये आपके दोनों एग्जाम्पल जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हैं। और ये आखिरी की जो दोनों एग्जाम्पल है, ये आपके कहीं ना कहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पर आप धर्म का प्रचार कर सकते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर आपके पास कहीं ना कहीं ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, इसके बाद ऑल दीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो बंदे को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और उसी काम को हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। ओके,
तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास किस चीज़ की डेफिनेशन आप लोग पढ़ने वाले हो, सबसे पहले आप ह्यूमन एक्टिविटी को पढ़ने वाले हो। ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप की होती है, दैट इज़ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो बेसिकली एन एक्टिविटी दैट ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो बंदा जो काम कर रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी। तो जब वो पैसा कमाने के लिए काम करता है तो वो बन जाएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। तो कहीं ना कहीं जब आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो तब आपके पास वो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अब मैंने कहा था ना कि पैसा किन किन चीज़ों से कमा सकते हैं, हमारे पास तीन ही ऑप्शन है पैसा कमाने के। या तो बिजनेस कर लो भैया, अपना कोई काम कर लो, या फिर एक प्रोफेशनल डिग्री ले लो, और या फिर आप कहीं पर जाकर नौकरी कर लो। इन तीनों ही तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है बिजनेस। बिजनेस में हम हमेशा दो बातों को समझते हैं, वो क्या है, कहीं ना कहीं या तो मैं सामान को बनाकर बेचता हूँ। देखो बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, या तो मैं सामान को प्रोड्यूस करूँगा, बनाऊँगा और सेल करूँगा, ठीक है, प्रोडक्शन और सेल। या फिर मैं दूसरा बना बनाया सामान खरीदूँगा, बाइंग एंड सेलिंग। क्लियर मेरी बात। तो बिजनेस दो तरीके से हो सकता है, एक है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर बनाकर बेच रहा हूँ, एक है ट्रेडिंग बिजनेस जहाँ पर बना बनाया सामान खरीद रहा हूँ और आगे बेच रहा हूँ, जैसे होलसेलर करता है, जैसे रिटेलर करता है। ओके। तो इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या, भाई मेरे पास एक पुरानी साइकिल पड़ी थी, मैंने उठाकर उसे कबाड़ी वाले को बेच दी, क्या ये बिजनेस है? नहीं, मैं रोज़ पुरानी साइकिल थोड़ी बेचता हूँ। क्लियर मेरी बात। तो जो बिजनेस रेगुलर बेसिस पर होगा, लगातार डेली होगा, दैट इज़ आपकी बिजनेस एक्टिविटी। ओके। तो अगर मैंने कोई टेम्परेरी तौर पर अचानक से कोई काम किया है तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल अ क्लोथ शॉप, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी। इन अ क्लोथ शॉप गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड डन द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। ओके। दूसरा आपके पास आ जाता है प्रोफेशन। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस के एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपने कोर्स को कंप्लीट करोगे, कुछ स्किल्स को एक्वायर करोगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको एक डिग्री मिलेगी, तब आप जाकर कहीं किसी बंदे को ऑपरेट कर पाओगे, दवाइयाँ लिख पाओगे। तो प्रोफेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। तो कहीं ना कहीं इस बंदे के पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल है, इसने मेहनत करके इस डिग्री को लिया है, विच इज़ इम्पार्टली टू सर्व द डिफरेंट सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी। और प्रोफेशन कहीं ना कहीं, डॉक्टर कहीं ना कहीं हमें सिर्फ दवाई लिख कर देता है, तो यानी कि डॉक्टर हमें सिर्फ सर्विसेज दे रहा है। वकील हमारा केस लड़ता है, वो कोई सामान बनाकर हमें नहीं दे रहा। तो बेसिकली ये लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हैं, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो दिस इंक्लूड्स लीगल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस, और अपनी लाइन में हम इसे सीए भी अपना एक प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं मैं जाकर दूसरे के अंडर काम करूँगा मतलब मैं जाकर मेहनत मजदूरी करूँगा, तब वो मुझे बदले में क्या देगा, तनख्वाह देगा ना। तो यही है आपका एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर अनदर इन द ल्यू ऑफ रेमुनेशन। तो आप यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट दफ्तर में काम कर रहे हो, अरे कहीं भी काम कर रहे हो, लेकिन आप नौकर तो हो ना, और नौकर हो तो कहीं ना कहीं आपको सैलरी या वेजेस मिलेगी। ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो लोगों की भलाई कर रहा है ये बच्चा, तो बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज विच आर नॉट एमिंग फॉर अर्निंग मनी बट दीज आर वेन व्यू टू अंडरटेक फॉर गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, या मैं मेंटल सेटिस्फेक्शन, दिमागी शांति के लिए काम कर रहा हूँ। तो धर्म का प्रचार करना, सोशल वर्क करना, ये सब मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। क्लियर मेरी बात। इसके बाद हम कहीं ना कहीं अब बिज़नेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिज़नेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले बिज़नेस की डेफिनेशन फिर से वही, इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिज़नेस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है। बिज़नेस कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है। विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मैंने आपको समझा दिया, डेली काम करता हूँ, दुकान पर डेली जाता हूँ, फैक्ट्री में डेली जाता हूँ, वही लेन देन वाला काम करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो ठीक है,
टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो सामान बनाकर बेचूं, बना सामान खरीद कर बेचूं, ये है आपका बिजनेस। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाती है। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का सबसे पहला असूल है प्रॉफिट कमाना। अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसका असूल समाज सेवा है, लोगों की भलाई करना है, तब वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस इज ओनली इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दिस इज द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। इफ द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल इज कॉल्ड बिजनेस। क्लियर? तो ऐसा कोई काम एक इंडिविजुअल करता है तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होता है, कहीं ना कहीं व्यापार होता है। मैं सामान बेचूंगा, मेरे पास पैसा आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ वेरी एसेंशियल। इट मीन्स इफ एन इंडिविजुअल परचेज थिंग और सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज, दिस इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। तो अगर मैंने कोई सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर खर्च के लिए, घर में यूज़ होने के लिए ख़रीदा है, तो वो आपका बिजनेस नहीं है। इफ़ ए शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर डोमेस्टिक यूज़ देन इट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। भाई एक कपड़ा व्यापारी है, उसने कुछ कपड़े अपने घर के लिए खरीद लिए, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ कपड़े बिजनेस के लिए खरीदे, आगे बेचने के लिए खरीदे, तब वो बिजनेस कहलाएगा। क्लियर? रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, टेम्परेरी बेसिस पर नहीं होना चाहिए, सडन बेसिस पर नहीं होना चाहिए। इफ़ बिजनेस एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ इंटरमिनेंट, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस। इंटरमिनेंट का मतलब अचानक से आप कह सकते हो, सडन आप कह सकते हो। बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, सोशल मोटिव या सोशल वेलफेयर मोटिव नहीं होना चाहिए। हम लोगों की भलाई के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। तो इन ऑर्डर टू परचेज एंड सेल, हम क्यों कर रहे हैं ये सामान खरीद और बेच? ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। बट समटाइम एफर्ट ऑफ द अर्न प्रॉफिट विल रिजल्ट इन लॉस। इट कैन नॉट सेट दैट इन केस ऑफ फ्लोट इट इज़ नॉट कंसीडर बिजनेस। भैया देखो, प्रॉफिट मोटिव है, हमने काम किया था प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, लेकिन नुकसान भी तो हो सकता है ना। बिजनेस में हर चीज़ क्लियर कट थोड़ी है, तो कहीं नुकसान भी हो जाए, लेकिन इसका मतलब वो बिजनेस तो बिजनेस ही रहेगा। प्रॉफिट कमा रहे हैं लॉस, लेकिन अल्टीमेट हम मेहनत कर रहे थे प्रॉफिट कमाने के लिए, वो मेहनत सक्सेसफुल नहीं हुई और उसकी वजह से लॉस हो गया, लेकिन वो बिजनेस ही कहलाएगा। बिजनेस है तो रिस्क भी होगा। रिस्क किस चीज़ का? भाई बिजनेस के अंदर आपने पूंजी लगा रखी है, और पूंजी लगा रखी है तो कहीं ना कहीं वो डूब भी सकती है, और डूब सकती है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो, बिजनेस शुड नॉट कंसीडर बेड ऑफ रोजेज। भैया ये फूलों की शैया नहीं है, भाई आओ आराम से लेटो, बस प्रॉफिट कमाओ और घर जाओ। नहीं, यहाँ पर फूल हैं तो साथ में थॉर्न्स भी हैं, कांटे भी हैं, और कांटे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपको नुकसान होने के चांसेस भी है। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है एक छोटी सी, एक लिटिल मिस्टेक। क्लियर? उसके बाद आ जाता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को समझो। मैंने आपको कहा कि मैं एक पेड़ का, ये पेड़ है और इसकी ये लकड़ी काट कर मैं ले आया। ये देखो, लकड़ी काट कर मैं ले आया। अब मेरे पास घर में मेहमान आए, मैंने कहा आओ जी, आपके लिए ताज़ी लकड़ी काट कर रखी है, आओ इस पर बैठो। क्या वो मेरे फर्नीचर का काम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो बिजनेसमैन क्या करता है? इस लकड़ी को यूजफुल थिंग में क्रिएट करता है। किस में क्रिएट करता है? यूजफुल थिंग्स में। वो फैक्ट्री लगाएगा, इस लकड़ियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटेगा, इससे फर्नीचर तैयार करेगा, तब वो कहीं मेरे लिए यूजफुल बनेगी। अगर ये लकड़ी का गट्ठा ही होता तो ये मेरे किसी काम का नहीं था। तो ये यूजफुल थिंग बनाई किसने? बिजनेस ने। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, देखो क्या लिखता है, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर द सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज एनहेंस्ड बाय द एफर्ट ऑफ बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन ही था जिसने इस लकड़ी के ऊपर मेहनत की और इसको कहीं ना कहीं फर्नीचर का रूप दिया। अगर ये फर्नीचर का रूप नहीं देता तो ये लकड़ी का टुकड़ा मेरे किसी यूज़ का नहीं था, इट इज़ यूजलेस। डन मेरी बात? तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन आपको कई सारी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे टाइम यूटिलिटी, साइज यूटिलिटी, उस प्लेस यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है कंज्यूमर
सेटिस्फेक्शन। एक बिजनेसमैन की कोशिश रहती है कि उसका कस्टमर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहे। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा तभी वो बिज़नेस के अंदर आएगा, तभी वो बिज़नेस में बार बार आपका सामान खरीदेगा, और बार बार सामान खरीदेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आपके पास दूसरा तरीका आ जाता है पैसे कमाने का, दैट इज़ अ प्रोफेशन। मैंने कहा था ना, प्रोफेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, प्रोफेशन के अंदर हम एक स्पेशलाइज्ड डिग्री लेने वाले हैं, और उस डिग्री की वजह से हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को सर्विस देने वाले हैं। तो फिर से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स होगी, और वो कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्शंस को सर्विसेज देगा। प्रोफेशन में हम कभी भी कोई सामान बनाकर नहीं दे सकते। क्लियर? तो देखो, जैसे लॉ मतलब वकील दिखा रहा है, तो वकील कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। आपको प्रोफेशन खोलने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ेगी, स्पेशलाइज्ड टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तब जाकर ही आप प्रोफेशनल बन सकते हो। द फर्स्ट अटेम्प्ट या फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज दैट ए प्रोफेशनल शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स। ये स्किल्स सिर्फ प्रोफेशनल्स के पास होती है, आम आदमी के पास ये स्किल्स नहीं होती। एक ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन, तो एक आम आदमी प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट, संस्थाएं देंगी, ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन, जहाँ पर नॉलेज इज इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन, और जहाँ पर कोई संस्था ने आपको कुछ पर्टिकुलर नॉलेज दी है, तभी आप इस तरह के प्रोफेशन को रन कर सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल संस्थाएं होती हैं। जैसे आपके लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ के लिए बार काउंसिल, और कहीं ना कहीं जैसे अपने सीए के लिए ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये संस्थाएं होती हैं जो आपका एग्ज़ाम लेती हैं, जो आपको डिग्री देती है, जो आपको सर्टिफिकेशन देती है कि भाई हाँ आप सीए हो, हाँ आप लॉयर हो। तो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विच परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शन। वो इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, कहीं ना कहीं मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करती है। सिंपल लॉजिक, सीए के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉयर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। आधी रात को फ़ोन आ गया, डॉक्टर को उठ के जाना पड़ेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कंडक्ट करता है, कौन बनाता है? ये संस्था है। तो क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि प्रोफेशनल इमेज बढ़ती रहे, इस प्रोफेशन की गरिमा बनी रहे, इस प्रोफेशन की गुडविल बनी रहे। तो प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रिस्क्राइब करती है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको सीए बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम पास करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें भी ये संस्थाएं डिसाइड करती हैं। उसके बाद टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ द प्रोफेशन, एंट्री को रेगुलेट करती है, कौन इस फील्ड में आ सकता है, कौन इस फील्ड में नहीं आ सकता। ओके। उसके बाद देखो आपके पास बार काउंसिल लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल डॉक्टर के लिए, ICAI CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, ये कुछ संस्थाओं के नाम है। कोड ऑफ कंडक्ट को आप समझ सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशन से, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये संस्थाएं क्या करती हैं, ये आपके प्रोफेशनल्स के लिए क्या बनाती हैं, रूल्स और रेगुलेशन, और कहीं ना कहीं इन प्रोफेशनल्स को ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं फॉलो करेंगे तो समझ लो इनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, इनकी डिग्री कैंसिल कर देंगे, काम खत्म। ओके। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, आपको यहाँ पर सर्विसेज देनी है, पैसा कमाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल की गरिमा है वो ये कहती है कि कोई भी बंदा आपकी सर्विसेज से मरहूम ना रह जाए, वो कहीं ना कहीं वो वंचित ना रह जाए, वो उसको हर तरह की प्रोफेशनल सर्विस मिलनी चाहिए। भाई मरीज आ गया डॉक्टर के पास, वो मरने वाला है, तो पैसे की चिंता ना करते हुए डॉक्टर्स को इलाज करना चाहिए, ये है इसका मतलब। तो लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटी, अडॉप्टिंग प्रोफेशनल ड्रीम्स
also means of earning money under which on the basis of specialized knowledge one should get proper remuneration for service of the society. That is why it is respected in the society. क्लियर है मेरी बात? तीसरा पैसे कमाने का तरीका आपके पास आ जाता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जाकर कहीं पर नौकरी करोगे, मेहनत मजदूरी करोगे और उसके बाद आपको बदले में तनख्वाह मिलेगी। तो देखो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर, जहां पर एक बंदा दूसरे के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं बदले में उसे रेमुनरेशन, रेमुनेशन का मतलब बदले में उसे सैलरी मिलती है, इन ल्यू देयर ऑफ का मतलब इन रिटर्न। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो कहता है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पीपल वर्क फॉर अदर एंड ही विल गेट सैलरी इन रिटर्न। ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैं यहाँ पर दूसरों को सर्विस देने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरे के यहाँ जाकर अपनी पर्सनलाइज सर्विस दे रहा हूँ, खुद जाकर मेहनत कर रहा हूँ, दैट इज सर्विस टू अदर्स। तो एम्प्लॉयमेंट इज ए सर्विस ऑफ अदर्स। यहाँ पर पर्सनल सर्विस है, मालिक ने मुझे हायर करा है तो मुझे जाकर काम करना पड़ेगा, मैं अपने बिहाफ पर किसी और को भेज नहीं सकता। एग्रीमेंट है, मालिक और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि भैया कितने टाइम काम करेगा, कितने जैसे 8 से 5 काम करेगा, कितना ब्रेक दूंगा, कितनी छुट्टियां ले सकते हो, कितनी तनख्वाह दूंगा, कब आना है, कब जाना है, इस तरह की सारी टर्म्स और कंडीशंस पहले डिसाइड हो चुकी होंगी। कुछ भी कर लूँ मैं रहूँगा तो नौकर ही, तो मैं हमेशा मालिक का नौकर हूँ, अपने एम्प्लॉयर का, अपने बॉस का नौकर हूँ। यहाँ पर मुझे कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं नौकरी करने गया हूँ, कैपिटल मालिक लगाएगा, वो उसकी सरदर्दी है, मेरी सरदर्दी नहीं है। यहाँ पर रिस्क कोई नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है भाई? क्योंकि पूंजी नहीं लगा रखी, तो पूंजी लगा नहीं रखी तो डूबने के लिए कुछ तो है ही नहीं। और उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, मालिक कैसे कैसे हो सकते हैं? मालिक सरकारी कंपनी हो सकती है, मालिक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एक घरेलू आदमी भी मेरा मालिक हो सकता है, जैसे हम घर में मेड रखते हैं। तो इट कैन बी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंटरप्राइज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर मेरी बात? आगे आ जाता है हमारे पास तीनों का डिफरेंस। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं डिटेल में कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग कहां से होती है। मुझे बिजनेस खोलना है तो स्टार्ट कहां से होगा? बिजनेस खोलना है तो भाई सारी लीगल कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद, अगर जीएसटी नंबर वगैरह लेना है, कोई टैक्स वगैरह का नंबर लेना है, तो उसको लेने के बाद मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। प्रोफेशन कैसे शुरू होगा? डिग्री लेने के बाद, सर्टिफिकेशन लेने के बाद। तो स्टार्ट इज गेट आफ्टर सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होगी? अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद, मालिक कह देगा यू आर अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय, आपकी नौकरी शुरू। नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना है? कहीं ना कहीं मैं बिजनेस के अंदर सामान बनाकर बेचता हूँ। अच्छा, प्रोफेशन में मैं लोगों को सर्विसेज देता हूँ, और एम्प्लॉयमेंट में भी मैं जो मालिक मुझे काम देता है मैं उस काम को पूरा कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है किस में? बिजनेस में। डॉक्टर के आप सपोज करो डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो तो बेचारा वो एक टेबल लिए बैठा होता है, स्टेटोस्कोप लिए बैठा होता है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 2-3 लाख की इन्वेस्टमेंट से आप ऐसा एक से क्लिनिक खोल सकते हो। तो लिटिल कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में तो कोई कैपिटल चाहिए ही नहीं। इसके बाद आपका आ जाता है रिस्क। रिस्क बोले तो कहीं ना कहीं जब पूंजी ज़्यादा लगा रखी है तो रिस्क ज़्यादा, पूंजी कम लगा रखी है तो रिस्क कम। तो कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस है उसके अंदर आपने कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखी है तो रिस्क ज़्यादा होगा। प्रोफेशन वाले ने कहीं ना कहीं कैपिटल कम इन्वेस्ट कर रखी है तो रिस्क कम होगा। और भाई एम्प्लॉयमेंट वाले ने तो बिजनेस में कैपिटल लगाई नहीं रखी, और लगाई नहीं रखी तो उसका रिस्क भी नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, और डिग्री लेनी पड़ेगी तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका इंस्टीट्यूट, जो आपका एसोसिएशन संस्था बताती है वो आपको लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं चाहिए होती, लेकिन मालिक के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं उतनी क्वालिफिकेशन तो चाहिए जितनी मालिक ने कही है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पर भी प्रॉफिट कमाना है लेकिन सर्विसेज के थ्रू, और यहाँ पर तो हम सैलरी और तनख्वाह कमाने के लिए जाते हैं। एक बिजनेसमैन अपना हिस्सा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को हम सीधा सीधा मान सकते हैं, अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता हूँ या नहीं। तो बेसिकली प्रोफेशन के अंदर मैं अपना हिस्सा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक डॉक्टर अपना से ऑपरेशन है वो किसी दोस्त को नहीं कह सकता ले भाई तू कर दियो। मैं नौकरी के अंदर किसी और को नहीं कह सकता कि ले भाई तू मेरे काम को कर दियो, नहीं।
लेकिन मैं बिज़नेस को कहीं ना कहीं किसी और को बेच सकता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को बिजनेसमैन ट्रांसफ़र कर सकता है, ना तो प्रोफेशनल ट्रांसफ़र कर सकता और ना तो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कर सकता। एफिशिएंसी कैसे पता करें भैया, बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं? तो बिजनेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, आप डॉक्टर कितनी अच्छी सर्विसेज देगा उसके ऊपर उसका पता लगता है। और इसके बाद डेडिकेशन टू जॉब की बात करें तो एक बंदा कितना मन लगा के जॉब कर रहा है ये भी उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट की बातें करते हैं। तो बिजनेस के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, प्रोफेशन के लिए होते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी जो मालिक डिसाइड करेगा, रूल्स और रेगुलेशन कहीं ना कहीं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का उद्देश्य क्या है? क्यों खोला भाई आपने ये बिजनेस? ये है आपके ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस के कहीं ना कहीं दो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक, फिर से वही काम, इकोनॉमिक लिखा है तो पैसे कमाना, और कहीं ना कहीं सोशल, लोगों की भलाई करने के लिए भी मैं कुछ काम इसके अंदर कर देता हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ। इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बिना तो मैं बिजनेस को सोच ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस खोल रहा हूं तो पहला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव मेरा है प्रॉफिट कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट को कमा सकूं। दूसरा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करूं। क्यों क्रिएट करूं? ताकि मेरे पास लाइन लगी रहे, मेरी सेल बढ़ती रहे, और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा काम अच्छे से कर पाऊं। इसके बाद तीसरा आपके पास आ जाता है इनोवेशंस को। आप आई से इनोवेशन और आई से आप न्यू इन्वेंशंस भी आप सोच सकते हो। नई नई चीज़ों को इन्वेंट करता रहूं, नई नई चीज़ें बनाता रहूं, ताकि मार्केट में मेरी हुकूमत बनी रहे, लोग मेरे से ही सामान खरीदते रहे। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी का भी भला करना है। बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट 24 घंटे प्रॉफिट के पीछे नहीं लगा रहना, कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिससे सोसाइटी का भला हो। तो कहीं ना कहीं बिजनेस इज एस्टेब्लिश इन सोसाइटी। हम कहीं ना कहीं बिजनेस को सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। भाई हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में। तो मुझे भी बदले में सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? हाई क्वालिटी गुड्स दूंगा फेयर प्राइस पर। भैया बेहतरीन क्वालिटी दूंगा लोगों को, ये कोई भी मिलावट नहीं चीज़ों के अंदर, और चीज़ की कीमत भी जायज़ रखूँगा, ना बहुत ज़्यादा महंगी ना बहुत ज़्यादा सस्ती। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी जैसी चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को देने की कोशिश करूँगा। उनके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, उनको मेडिकल सुविधाएं देने की कोशिश करूँगा। हेल्दी रहेंगे तभी तो अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी भी डेवलप होगी, सोसाइटी भी डेवलप होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो बंदे होते हैं जिसने मेरे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। तो अगर जो बंदा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे बदले में कुछ देना पड़ेगा, से ब्याज देना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। भैया उन लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है, और बिजनेस में पैसा लगाया है तो मैं कहीं ना कहीं उनको आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करूंगा, एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करूंगा। ओके मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की, नौकरियां देने की कोशिश करूंगा। मेरी सबसे पहली कोशिश ही ये है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे पाऊँ। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है एक नया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं आप इस बात को मान के चलो, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है। हमने कहा कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बिजनेस में क्या काम करता है ये वो पूछ रहा है। भाई प्रॉफिट बिजनेस के लिए कितना ज़रूरी है ये पूछ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि जिंदा रहने के लिए आपका ब्लड कितना ज़रूरी है, सेम ऐसे ही वो पूछ रहा है कि बिजनेस को जिंदा रखने के लिए प्रॉफिट कितना ज़रूरी है।
तो सबसे पहले आपके पास पॉइंट आ जाता है फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखना है तो आपको ये प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट कमाओगे तभी आप बिजनेस को जिंदा रख पाओगे, अदरवाइज नहीं। फॉर रैपिड ग्रोथ, तरक्की करनी है, नई नई फैक्ट्रियां खोलनी है तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। लॉस वाली कंपनी थोड़ी नई फैक्ट्री खोलेगी यार, लॉस मेकिंग कंपनी कभी तरक्की थोड़ी करेगी। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाता है और कहीं ना कहीं आपको एक लेवल ऊपर उठाता है। यही है आपका रैपिड ग्रोथ। तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपके पास आ जाता है, आपकी काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि देयर इज नो अदर पावर देन सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब खुद का भला अगर हो रहा है तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो कोई चीज़ से आपको मिलेगी ही नहीं, विच कैन गेट वर्क डन बाय द पीपल। तो अगर एक मालिक को प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी मेहनत का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा। 24 घंटे काम करा लो, अगर आप उस प्रॉफिट को उसे दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो उसकी काम करने की क्षमता, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो आप यहाँ पर खर्चे को कम से कम करने की कोशिश करोगे और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। कहीं ना कहीं आप अपने नाम को बनाने की कोशिश करते हो। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उसका नाम मार्केट में ज़्यादा होता है, जो कंपनी प्रॉफिट कम कमाती है उसका नाम मार्केट में कम होता है। ओके, और पांचवा पॉइंट आपके पास आ जाता है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। भैया पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो बिजनेस में ज़्यादा पूंजी लगाओगे तो अगली बार और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इट विल कंटिन्यू और आपका बिजनेस भी तेजी से ग्रो करता है। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट हो तो सोचो, पूछो। अगर लग रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर देखो। ओके है मेरी बात?